प्रीति की मम्मी बहुत देर से परेशान थी और प्रीति के मोबाइल पर लगातार टेक्स्ट मैसेज भी लिख रही थी। अरे ये प्रीति मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही है, पता नहीं। ठीक हो, बस मुझे तो चिंता हो रही है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रीति अपनी कान की मशीन घर पर ही भूल गई है। पर भूल कैसे गई? अरे उसने चार्जिंग पर लगाई थी, उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, बस यही गलती हो गई, वो उठाना भूल गई। जिस बात का डर था वही हुआ। प्रीति परेशान थी, उसे रोड पर ट्रैफिक सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक कार लगातार हॉर्न दे रही थी। प्रीति के चोट लगते लगते बची और गाड़ी में बैठा लड़का गुस्से में प्रीति के पास आया। अरे सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ? अभी गाड़ी से चोट लग जाती तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी भी चिल्ला रहा हूँ। सॉरी, आपने कुछ कहा? मैं सुन नहीं सकती हूँ, मैं बहरी हूँ, इसलिए आपकी बात को समझ नहीं पाई। प्रीति की बात को सुनकर लड़का बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने प्रीति को अनजाने में बहरी कह दिया था। पर प्रीति तो सचमुच में बहरी लड़की थी। प्रीति बचपन से ही कम सुनती थी और बड़े होते होते वो बिल्कुल बहरी हो गई, इसलिए वो कान की मशीन का इस्तेमाल करती थी। प्रीति अपनी मम्मी का मैसेज पढ़ लेती है और उन्हें फोन मिलाती है और अपने ठीक होने के बारे में बताती है। लड़का इशारे से प्रीति को सॉरी कहता है और सामने रेस्टोरेंट में एक कप कॉफी के लिए कहता है। प्रीति को अपनी लाइफ में अपने माता पिता के बाद अनिल नाम का वो ऐसा लड़का मिला था जो उसके बहरेपन का मजाक न उड़ाकर बल्कि प्रीति की रिस्पेक्ट करता था। धीरे धीरे प्रीति और अनिल दोस्त बन गए और एक दिन, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू बहरी लड़की से शादी करना चाहता है? मैं अपने घर में बहरी बहू नहीं लाऊंगी। भगवान ना करे, अगर मुझमें भी ऐसी कोई कमी होती, मैं बहरा होता और कोई लड़की मेरे से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती तो तुम क्या करती? अनिल प्रीति से प्यार करने लगा था, इसलिए अपनी माँ को समझा बुझाकर वो प्रीति से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब मुंह दिखाई में प्रीति ने कान की मशीन लगा रखी थी तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगी। अरे सुजाता जी की बहू तो बहरी है, वो देखो कान में सुनने वाली मशीन लगा रखी है। इन्हें अपने अनिल के लिए बहरी लड़की ही मिली थी, इनके अनिल में कोई नुक्स था क्या जो नुक्स वाली लड़की ढूंढ ली? धीरे बोलो, सुजाता जी इधर ही आ रही हैं। हम कौन सा डर रहे हैं, हम भी तो सही बोल रहे हैं। क्यों सुजाता बहन, तुम्हारी बहू सुनती नहीं है क्या? इसके कानों में तो मशीन दिखाई दे रही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी जो अपने अनिल के लिए तुम बहरी बहू ढूंढ लाई? क्या करूं बहन जी, हमारी किस्मत ही फूटी थी। पता नहीं मेरे बेटे के ऊपर इसने क्या काला जादू कर दिया। मेरा बेटा इसकी तरफ खींचा ही चला गया। अब बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। बाकी तो राम ही जाने कि हमारे घर का अब क्या होने वाला है। सबकी बातें सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। प्रीति अनिल से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। प्रीति अक्सर ध्यान रखती थी कि वो अपनी कान की मशीन हमेशा लगा कर रखे ताकि घर में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। एक दिन प्रीति की ननद जिसकी दूसरे शहर में शादी हुई थी वो रहने आई हुई थी। मम्मी, आपको पता है मेरे ससुराल में मेरी कितनी बदनामी हुई है? मेरी सास तो ये ताना दे रही थी कि अनिल भैया ने आखिर एक बहरी लड़की को ही अपनी पत्नी क्यों चुना, और वो तो ये भी कह रही थी कि कहीं आगे चलकर भैया के बच्चे भी बहरे पैदा। नीलिमा, तुम पीठ पीछे अपनी भाभी की बुराई कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी सगी बहन होकर जब अपने ही गलत बोलेंगे तो बाहर वालों से कैसी उम्मीद रखेंगे? प्रीति किसी को भी कुछ नहीं कहती है, वो बेचारी तो इसी कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरह से आप सबको खुश रखे। उसने ही मुझे भेजा था तुम्हें ये बताने के लिए कि शाम को मॉल घूमने के लिए चलेंगे। तुम जब से आई हो तब से तुम कहीं भी घूमी नहीं हो, इसलिए तैयार हो जाओ। माँ और तुम दोनों हमारे साथ मॉल चल रहे हो। प्रीति की ननद तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गई। इस वजह से प्रीति की ननद के पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टरों ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। देखो नीलिमा बहू, ससुराल में तो मैं अकेले करने वाली हूँ। तुम अपनी माँ के घर ही रहो, यहीं तुम्हें आराम मिल जाएगा। वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि तुम्हारे पैर की हड्डी टूटी है तो ठीक होने में 2-3 महीने तो तुम्हें आराम से लगेंगे। अपनी सास की बातों को सुनकर नीलिमा का मन उदास हो गया। उसे उस वक्त प्यार की जरूरत थी, अपनों की जरूरत थी, पर उसकी सास ने तो मुंह बना लिया। प्रीति ध्यान से अपनी कान की मशीन को ठीक करके उन दोनों की बातों को सुन रही थी। तभी वो बोली, आंटी जी आप चिंता मत करो, नीलिमा दीदी जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी।
अपनी भाभी की बातें सुनकर नीलिमा बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि वो प्रीति का कितना अपमान कर रही थी। पर आज जब उसकी सास ने उसकी देखभाल करने से मना कर दिया तो उसकी अपनी भाभी प्रीति ही काम आई। प्रीति ने नीलिमा की बहुत सेवा की। कभी कभी प्रीति के कानों में मशीन नहीं लगी होती थी तो नीलिमा उसे इशारे से समझाती थी। अनिल, हमने प्रीति को कितना भला बुरा कहा, पर प्रीति सचमुच कितनी अच्छी है, ये मुझे अब दिखाई दे रहा है। मैंने हमेशा उसकी कमी को देखा, उसकी अच्छाई को नहीं। रुक, मैं प्रीति को बुलाती हूँ। प्रीति बहू, सुन तो। प्रीति नीलिमा को दवाई दे रही थी। उसने कान में मशीन नहीं लगा रखी थी, इसलिए वो अपनी सास की बात को नहीं सुन पाई। पर सुजाता इस बात को समझ गई और वो प्रीति के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारे से उसके कान की मशीन उसके हाथ में दी। ये लो बहू, मशीन लगा लो। माँ जी, आप कुछ कह रही थी, बताइए। मैं बोल रही थी कि मेरी बहू लाखों में एक है। इतना सुनते ही प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो अपनी सासू माँ के गले लग गई। जानकी बहुत सीधी सादी औरत है। वो दर्जी का काम करती है और उसी पैसों से अपना घर चलाती है। जानकी का बेटा राजेश शहर के कॉलेज में पढ़ता है। हेलो बेटा, तू घर कब आएगा? नहीं आ पाऊंगा माँ, यहाँ पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। कितने दिन हो गए तुझे देखे बिना। बाद में देख लेना माँ, अभी मैं फोन रख रहा हूँ। राजेश फोन रख देता है। जानकी अकेली बैठकर रोती रहती है। उसे राजेश की बड़ी याद आती है, लेकिन उधर राजेश सब कुछ भूलकर मजे से कॉलेज बिता रहा है। उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। वो कॉलेज में अंकिता नाम की लड़की के चक्कर में पड़ा है। अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चल झूठा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। तो फिर आज मुझे मूवी दिखाने ले चलो। अंकिता की बात राजेश टाल नहीं सकता, लेकिन राजेश ने देखा कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब क्या करूँ? माँ को कॉल करता हूँ। राजेश ने जानकी को कॉल किया। जानकी खुश हो गई। क्या बात है बेटा, बड़े दिनों बाद माँ की याद आई है। माँ, वो किताबें खरीदनी थी, 2000 रुपए भेजो ना। जानकी के पास ज्यादा पैसे ना होते हुए भी वो किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके अपने बेटों के पास पैसे भेज देती है और उधर उन पैसों से राजेश अंकिता के साथ मूवी देखने चला गया। इसी तरह दिन बीतते गए और कॉलेज खत्म होने के बाद राजेश ने अंकिता से शादी कर ली। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अब खिलाओगे क्या? तुम्हारे पास तो नौकरी ही नहीं है। राजेश ने सोचा कि बात तो सही है, इसलिए वो अंकिता को अपने गांव ले गया। उसने सोचा कि माँ सब कुछ संभाल लेगी। अंकिता को देखकर जानकी चौंक तो गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। बहुत दिनों बाद मेरा बेटा घर लौटा है, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन अंकिता जानकी को पसंद नहीं आई। वो शहर की मॉडर्न लड़की है, छोटे कपड़े पहनकर आई है, ऊपर से उसके हाव भाव भी सही नहीं है। राजेश, इस छोटे से गांव में, छोटे से घर में हम रहेंगे क्या? हाँ बेबी, घर छोटा है तो क्या हुआ, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। राजेश, तुम भी ना। लेकिन तभी जानकी ने कहा, पर बेटा कमरा तो एक ही है, उसमें कैसे? हाँ तो क्या, आप बाहर सो जाना, हम कमरे के अंदर सोएंगे। हाँ माँ, आप अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती हो क्या? जानकी ने कुछ नहीं कहा। वो रात को घर के बाहर आंगन में सो गई। रात भर मच्छर के काटने से उसे नींद नहीं आई, लेकिन उसने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। अगले ही दिन अंकिता ने जानकी के पास आकर कहा, मम्मी, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मुझे कुछ कपड़े बना कर देना। ठीक है बहू, मैं बना कर देती हूँ। अंकिता के कहने पर जानकी ने अंकिता के लिए 2 सलवार कमीज बना दिए, लेकिन अंकिता सलवार कमीज देखकर गुस्सा हो गई। ये क्या है? ये क्या बना दिया है आपने? क्यों बहू, हमारे यहाँ पर लड़कियाँ यही सब पहनती हैं। मैं कोई गंवार हूँ क्या जो ये सब पहनूं? मुझे मॉडर्न कपड़े चाहिए। ये बोलकर अंकिता ने सलवार कमीज को नीचे से फाड़कर छोटा बना लिया। हाँ, अब ठीक है, इसमें मैं अच्छी लगूंगी, है ना बेबी? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत लगोगी। माँ, आप भी ना कुछ समझती नहीं हो, आप भी यहाँ के लोगों की तरह गवार हो, गवार। जानकी को बहुत बुरा लगा। उसने नहीं सोचा था कि किसी लड़की के लिए उसका खुद का बेटा उसे ये सब कहेगा। अंकिता उस छोटी सी ड्रेस को पहनकर निकल गई। आसपास के सारे लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। अरे छी छी, ये क्या है? बहू को शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? गांव के लोग जानकी के पास चले आए। देखिए जानकी बहन, आपको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं बात करूंगी बहू से, आप लोग निश्चिंत रहिए। उस रात जानकी ने जब राजेश को ये सब कहा तब राजेश गुस्सा हो गया।
माँ, आपको कुछ पता तो है नहीं, अंकिता मॉडल बनना चाहती है। सारे मॉडल यही सब तो पहनते हैं। आप ज्यादा बकवास मत करिए। हाँ राजेश, तुम्हारी माँ पूरी की पूरी गवार है। राजेश और अंकिता अपनी ही धुन में चलते रहे और जानकी पूरी मेहनत करती रही। सिलाई का काम करके घर चलाती रही और घर का काम काज भी करती रही। खाना बनाना, कपड़े साफ करना, सब कुछ अकेले ही करती रही। अंकिता कोई भी काम नहीं करती थी और राजेश तो प्यार में अंधा है। सबसे बुरी बात तो ये है कि जानकी को घर के बाहर सोना पड़ता है, खुले आसमान के नीचे। एक दिन जानकी ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सो रही थी और तभी अचानक से बारिश आ गई। अरे बाप रे, बारिश आ गई, अब क्या होगा, मैं तो भीग जाऊंगी। जानकी भीगने लगी और घर के अंदर घुसने के लिए उसने अपने बेटे को पुकारा। बेटा, बेटा, दरवाजा खोल बेटा, मुझे अंदर जाना है। लेकिन घर के अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। आज मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दोनों मौसम की तारीफ करने में लगे रहे और वहाँ पूरी रात जानकी बाहर भीगती रही और अगले ही दिन सुबह उसे बुखार आ गया। बेटा, मुझे बुखार आ गया है बेटा, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो फिर काम कौन करेगा, मैं नहीं कर सकती। राजेश ने कुछ नहीं कहा और दोनों ने घर से पैसा लिया और बाहर होटल में जाकर खाना खाकर आ गए। लेकिन जानकी भूखी पड़ी रही और आंसू बहाती रही। भगवान, ये क्या हो रहा है भगवान, क्या यही देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। अगले ही दिन राजेश नींद से उठा और देखा अंकिता गायब है। अरे अंकिता कहाँ गई? अंकिता, अंकिता! माँ, आपने अंकिता को देखा क्या? नहीं तो मैंने नहीं देखा। राजेश अंकिता को लगातार कॉल करता रहा लेकिन अंकिता ने फोन नहीं उठाया। राजेश तभी शहर चला गया अंकिता को ढूंढने। इधर उधर ढूंढते हुए राजेश अंकिता के पास पहुंचा तो देखा अंकिता किसी और लड़के के साथ है। ये क्या अंकिता, तुम मेरी बीवी होकर यहाँ दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही हो? ये सुनकर अंकिता हंस पड़ी। बीवी, मैं तो इतने दिनों से नाटक कर रही थी। इससे मिलो, इसका नाम राहुल है, मैं इसी से प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। अब राहुल चला आया है, मैं राहुल के साथ ही रहूंगी और ये मुझे मॉडल बनने में भी मदद करेगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, गांव के गवार हो तुम लोग, जाओ भागो यहाँ से। अंकिता ने राजेश को भगा दिया। राजेश दुखी होकर इधर उधर भटकता रहा। अब मैं क्या करूं? मैंने जिस पर इतना भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब मेरा कौन है इस दुनिया में? माँ, मेरी माँ मुझे नहीं ठुकराएगी। ये सोचकर राजेश तुरंत गांव चला गया लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। आओ बेटा राजेश, आओ। जब अपनी बीवी के पीछे दुम हिला रहे थे तब तुम्हारी माँ बुखार के कारण तड़पते हुए चल बसी। राजेश अपनी माँ को पकड़कर रो पड़ा। माँ, मुझसे गलती हो गई है माँ, लौटाओ, लौटाओ माँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जानकी का अंतिम संस्कार किया गया और राजेश अकेला घर पर रहने लगा। उस तरफ अंकिता उसकी जिंदगी के पहले फैशन शो में जाते हुए एक गाड़ी से टकराकर गिर पड़ी और उसकी एक टांग टूट गई। उसकी एक टांग काटनी पड़ी। उसका मॉडल बनने का सपना अधूरा रह गया। राहुल भी उसे छोड़कर चला गया। इस तरह जिंदगी ने उसे अपने किए की सजा दिला दी।